सभी को नमस्कार। आज के इस YouTube सेशन में हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जनगणना 2027। इस वर्ष यह संचालित हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि यह जो भारत की जनगणना है यह किस वर्ष के लिए है, तो 2027 के लिए। ठीक है, जिसका थीम क्या है कि जनगणना से क्या करना है, जन कल्याण करना है। तो ये एक फैक्ट पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि जनगणना 2027 के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो जनगणना क्या है, एक सांविधिक गतिविधि है। ठीक है, और यह संघ सूची के अनुच्छेद 246 तथा जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत संचालित होता है। पीटी में पूछ सकता है कि जनगणना जो विषय है वह किस सूची में है, तो संघ सूची में है। यानी इस पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। ठीक है, अब देखते हैं तो जनगणना 2027 जो है वह वर्ष 1872 से 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद से यह 8वीं जनगणना होगी। तो 16 का आधा 8, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। 1872 में जो जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और यह क्या था, गैर समकालिक था। यानी कि एक समय में नहीं हुआ था बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समयों पर आयोजित हुआ था और उस आंकड़े को जोड़ करके प्रयास किया गया था जनगणना करने का लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुआ वह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ और उस टाइम जो जनगणना की देख रेख किए थे, यानी कि रजिस्ट्रार कह सकते हैं, कौन थे, WC प्लाउडेन। क्या नाम था, WC प्लाउडेन। ठीक है, जनगणना के जो आंकड़े होते हैं वह उस आधार पर कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है, संसाधनों के वितरण में सहायक होते हैं। साथ ही इन्हीं जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनावी क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। आपको पता है कि आर्टिकल 82 के तहत जो है क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने के संबंध में परिसीमन आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। जनगणना 2027 जो है कितने चरणों में आयोजित होगी, 2 चरणों में। एक चरण अभी जो है 15 अप्रैल के आसपास से शुरू हुआ, मतलब कि एक तो 1 अप्रैल से कुछ राज्यों में शुरू है, कुछ राज्यों में 15 अप्रैल से शुरू है। तो एक चलेगा आपका मई से शुरू होगा जनगणना, एक चरण चलेगा 1 महीने का, और दूसरा चरण जो है वह फरवरी में शुरू होगा। तो अभी जो मई में जो चरण है, ये जो चरण शुरू होगा इसमें सिर्फ मकानों की गणना की जाएगी। ठीक है, मकानों की गणना की जाएगी। और फरवरी में जो जनगणना शुरू होगा उसमें व्यक्तियों की गणना की जाएगी और व्यक्तियों के बारे में उनके टोटल डिटेल्स लिए जाएंगे। तो प्रथम चरण जो 2026 में होगा उसमें मकान का सूचीकरण किया जाएगा और आवास की गणना की जाएगी। द्वितीय चरण कब होगा, 2027 के फरवरी में, जिसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी। जनसंख्या गणना में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का विवरण लिया जाता है और उस निर्धारित संदर्भ तिथि और समय पर दर्ज होता है। इस बार की जनगणना में एक व्यक्ति से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इस वर्ष जो है क्योंकि डिजिटल इंडिया का युग है तो कुछ डिजिटल परिवर्तन किए गए हैं जनगणना। तो जनगणना 2027 जो है यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल डेटा संग्रह किया जाएगा। साथ ही पहली बार अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वयं से भी मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी गणना कर सकता है, यानी कि स्वगणना की सुविधा शुरू की गई है। अब अगर कोई व्यक्ति स्वयं से सेल्फ एनुमरेशन करता है तो उनके एरिया के जो एनुमरेटर हैं, यानी कि प्रगणक हैं, उनके डेटा को सबमिट करने से पहले वेरीफाई करेंगे। गोपनीयता के आधार पर देखें तो जनगणना की जो भी सूचनाएं होती हैं वह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सेक्रेट होती हैं, यानी कि गोपनीय होती हैं। साथ ही यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपवाद की श्रेणी में आता है, यानी कि अगर आप अथॉरिटी से पूछिएगा कि जनगणना के संदर्भ में जानकारी दीजिए तो वो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि यह गोपनीय श्रेणी में आता है, RTI से बाहर है। जनगणना के जो रिकॉर्ड होते हैं वह न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पीटी में पूछ सकता है। अब कहा जाए कि जनगणना में पहले क्या होता था कि प्रगणक, यानी कि जो घर पे गिनने के लिए आते थे वही डेटा लेते थे। लेकिन इस वर्ष के जनगणना में क्या किया गया है कि यदि व्यक्ति चाहे तो स्वयं से भी गणना कर सकता है मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो स्वगणना की जो प्रणाली है वह जनगणना संशोधन नियम 2022 की धारा 6 का के अंतर्गत मान्य है, यानी कि इस नियम के थ्रू स्वगणना प्रणाली को अपनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति
जो जनगणना के कार्यों में लगा हुआ है, कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो कोई पूछे कि जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है किस अधिनियम के तहत, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। जनगणना का जो कार्य है वह राष्ट्रीय महत्व का संवैधानिक दायित्व है और सभी को इसके पूरा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। सरकार द्वारा इसके लिए इसमें जो संलग्न कर्मी अधिकारी होते हैं उन्हें मानदेय व पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ऐतिहासिक तथ्य देखें तो जनगणना जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है, जो क्रम संख्या 69 पे 69 पे लिखित है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ और समकालिक जनगणना यानी कि एक ही समय पर पूरे भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ, 1881 में। ये हमने बताया हुआ है। जनगणना के उद्देश्य क्या होते हैं, तो जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना, आर्थिक गतिविधियों का आकलन हो सकता है, किसके पास कितना खेती है, कि किस व्यवसाय में वह संलग्न है, उसकी मासिक आय कितना है, उसके पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, साक्षरता एवं शिक्षा का डेटा आ सकता है उसके बेस पे, आवास एवं घरेलू सुविधाओं की जानकारी, पक्का मकान है, कच्ची ईंटा का मकान है, सड़क है कि नहीं है, शहरीकरण का अध्ययन हो सकता है, प्रजनन दर संबंधी डेटा आ सकता है, SC ST संबंधी जानकारी, भाषा एवं धर्म संबंधी डेटा, दिव्यांगता संबंधी आंकड़े, सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी का विश्वसनीय स्रोत जो है क्या होता है, जनगणना होता है। तो ये जो पॉइंट है यह मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब कि जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो मेंस में आप लिख सकते हैं कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में। हम ये देख सकते हैं कि कौन से वर्ग या कौन से जाति या धर्म के पास जो है सबसे कम सुविधा उपलब्ध है, तो उन पे हम स्पेशल फोकस योजना बना सकते हैं। संसद एवं विधानसभा सीटों का परिसीमन करने में यह आसान करता है। पंचायत व स्थानीय निकायों की सीट निर्धारण, सीट आरक्षण में यह जनसंख्या के आंकड़े उपयोगी होते हैं। ठीक है। अब डिजिटल जनगणना जो इस बार किया गया उसमें क्या है, कौन सा मोबाइल ऐप है, तो सेंसस 2027 HLO एक ऐप है, इसी से डेटा संग्रह किया जाएगा। डेटा ऐप के माध्यम से प्रगणक यानी कि जो गिनने वाले लोग हैं वह डायरेक्ट अपलोड करेंगे डेटा को। दोनों चरणों में सेल्फ एनुमरेशन उपलब्ध है, यानी कि व्यक्ति स्वयं से भी जवाब दे सकता है। मोबाइल ऐप और पोर्टल जो है वह 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। कितने भाषाओं में, 16 भाषाओं में। और मकान सूचीकरण की इस बार की जो प्रक्रिया है वह क्या नाम है उसका, ब्लॉक वेब मैपिंग एप्लीकेशन। यानी कि इस वर्ष जो है मान चलिए कि यह कोई गांव है और गांव में बहुत सारी जनसंख्या है, तो उसको लगभग 800 की जनसंख्या पे एक एनुमरेटर को नियुक्त किया गया है, लगभग 800 की जनसंख्या पे, और क्षेत्रों को ब्लॉक बाय ब्लॉक बांट दिया गया है। और जो एनुमरेटर हैं, गिनने वाले हैं, वो अपने ब्लॉक में ही सिर्फ गणना कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही इन पे निगरानी के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है CMMS पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है। तो इस तरह जनगणना के बारे में PT और मेंस दोनों दृष्टिकोण से यहाँ पे टोटल तथ्य आपके सामने रख दिए गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।